नमस्कार दोस्तों। मैं विपुल कुमार पाठक और आपकी स्टार एकेडमी दादरी के यूट्यूब लाइव क्लास पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं और दुआ सलाम करता हूं आप सभी दोस्तों को। आज मैं एक सूचना देता हूं कि हम आपको अब ऐप से हटकर अब हम आपको कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराएंगे, लाइव भी देंगे और रिकॉर्डेड भी देंगे, जिससे आप उस गरीब विद्यार्थियों की भी पढ़ाई हो सके जो हमारे इस बैच को, सीटेट के बैच को ऐप पर नहीं खरीद पाते हैं। उन तक भी हम पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक ईवीएस का सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी आपके ईवीएस से रिलेटेड पहला पॉइंट हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम फूड की बात। किसकी करेंगे हम? फूड मतलब भोजन। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम स्टडी भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारे सीटेट से रिलेटेड इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने आ सकते हैं और कैसे हमें इसे पढ़ाना भी है और हमें इसे कैसे फाइंड आउट करना है पेपर में, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि टीचर का काम यही चीज़ आने वाले समय में जब वो टीचर बन जाता है तो उसको ये चीज़ें पढ़ानी होती हैं। तो वो ये भी पेडागोजी वाले सेक्शन में यही पढ़ाया जाता है। इट मीन्स ईवीएस में हमारा जो 15 + 15 यानी कि टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। 30 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर के 15 जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी सेक्शन के होंगे और जो 15 होंगे वो आपके होंगे पेडागोजी के। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हिंदी में हम कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र, यानी कि हम उस ईवीएस को जब हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो हम किस तरीके से पढ़ाएं, कितने बेहतर तरीके से बताएं कि बच्चा उस क्लास को अच्छी तरीके से सुने और वो अपने जीवन में उस चीज़ को ला पाए। तो ये बात हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हम पेडागोजी वाले टीचिंग स्टाइल में हम सीखेंगे। बात समझ में आई है? लेकिन जैसे हम बात करते हैं भोजन की, तो हमारे दिमाग में हम जो डेली खाना खाते हैं उसके बारे में ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इसी जब हमें पता होता है तो हम प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। ठीक है बेटा? उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। पेडागोजी में एक बात ध्यान, अगर मैं ही आपको पढ़ाने से पहले केवल कैरिकुलम को समझा दूं, मतलब इट मीन्स पाठ्यक्रम को समझा दूं, तो आप पाठ्यक्रम तो समझ लेंगे लेकिन उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हर एक विद्यार्थी, हर एक टीचर को एक ध्यान रखना होता है कि एक टीचर होता है और एक होता है स्टूडेंट और एक होता है कैरिकुलम। तो जो भी टीचर, जब आप इन फ्यूचर भविष्य में जब अध्यापक बनेंगे तो जब बच्चों को आप पेडागोजी में यही सिखाया जाता है आपको कि आप इस तरफ मुंह मत होइए, यानी कि टीचर को कैरिकुलम की तरफ नहीं जाना है, टीचर को किधर जाना है? स्टूडेंट की तरफ जाना है। मतलब हमें ये वाला रास्ता अभी चयन नहीं करना है, पहले हमें कहाँ जाना है? स्टूडेंट के पास जाना है। यानी कि स्टूडेंट को अपनी ओर क्या करना है? अट्रैक्शन करना है, यानी कि अपनी ओर प्रभावित करना है, अपनी ओर आकर्षण केंद्र करना है कि वो हमारी बातों को सुने, समझे। तब हम उसे, जब वो हमारे प्रति इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, जब हमारी क्लास के प्रति उसे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तब हम उसको अपने कैरिकुलम के बारे में समझाएंगे कि बेटा ये पॉइंट इस तरीके से पढ़ना है। वो हमारा आपका क्या हो गया? वो उसे इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हो गया और उसके बाद उसमें क्या क्या आएंगे तो वो हमारा पाठ्यक्रम आ गए। तो यही बात आज मैं भी आपको पढ़ाते समय में ध्यान रखूंगा कि मैं पहले आपको स्टूडेंट, यानी कि मैं आपके अपनी क्लास के प्रति अट्रैक्शन करूंगा, फिर मैं आपको कैरिकुलम में समझाऊंगा। मेरी बात समझ में आई है, नहीं है? ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि भोजन, तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड फूड, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिए, जब पहला क्वेश्चन बनेगा तो हमें ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, ये बात हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी होगी तो हम उसी सेक्शन तक पढ़ेंगे। हमें कोई ईवीएस के पूरा एकदम मतलब पीएचडी नहीं करनी है, हमें इतना पढ़ना है जिससे हम पेपर को भी फाइंड आउट कर लें और हम जब कभी भविष्य में टीचर बने तो हम उस बच्चे को आसानी से पढ़ा सकें। ये बात ध्यान रखिए, वो हम पेडागोजी में सिखाएंगे, अभी हम केवल आपको नॉलेज देंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अब जब क्वेश्चन आया हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, तो ये जो क्यों आया है, तो एक बात ध्यान रखना, हम भोजन क्यों लेते हैं, सबसे बड़ी बात है क्यों लेते हैं। तो हम भोजन आवश्यकता, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, वो हमें आवश्यकता होती है केवल ऊर्जा के लिए। क्या केवल ऊर्जा के लिए जरूरत है हमें भोजन? नहीं, हमें क्या करना होता है, रोगों से लड़ने के लिए। दूसरा, रोगों से लड़ने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती। तो अब बच्चे के दिमाग में आया, सर दाल कौन सा भोजन, दाल क्या कर रहा है, दाल में हमें विटामिन भी मिल रही है, प्रोटीन भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा प्रोटीन की होती है। ये बात समझ में आई है। तो अब देखिए, रोगों से लड़ने के लिए, दूसरा रोगों से लड़ने के लिए कैसे, जैसे विटामिन हमें मिला तो विटामिन क्या करेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। रोगों से लड़ने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है बेटा, दो बात समझ में आई। और उसके बाद ये तीन ही आपके सबसे बेसिक पॉइंट है जो हमें फूड के लिए। अब फूड हमें आवश्यकता क्यों है, मान लीजिए चारों ही दिया हुआ है और एक ऑप्शन देते हैं इनमें से सभी, तो सही ऑप्शन कौन होगा, इनमें से सभी। लेकिन अगर कोई और विकल्प दिया होगा तो हमें आंसर क्या देना होगा, हमें ऊर्जा चाहिए। भोजन से हमें क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब है जब एनर्जी होगी तो वही विटामिन रोगों से, जो विटामिन क्या करते हैं बेटा, रोगों से लड़ने का काम करते हैं। वृद्धि और विकास का काम प्रोटीन और वसा करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर होगा पॉइंट। तो देखिए, इस बात को ध्यान रखते हुए अब हमें समझना है कि बेटा भोजन में क्या क्या पाया जाता है। हमें भोजन एक क्या है, एक पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ में कई सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कई सारे पोषण पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि हमें ये ध्यान भी रखना है कि भोजन में क्या पाया जाता है बेटा, पोषण तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। अब वो न्यूट्रिशन एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना बेटा। पोषण तत्व जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं हमारे बॉडी में। एक होते हैं बेटा कार्बनिक, एक क्या होते हैं बेटा, कार्बनिक पोषण होते हैं, और एक होते हैं अकार्बनिक। बात समझ में आई या नहीं आई, अभी आपके पूरी बात समझ में आएगी बेटा, थोड़ा सा इंतजार करिए। अकार्बनिक पोषण, एक कार्बनिक पोषण है और एक अकार्बनिक पोषण है। बात समझ में आ रही है। अब सर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि कई सारे न्यूट्रिशन को मिलाकर भोजन बनाया जाता है, भोजन बना होता है। इट मीन्स किसी भी भोजन में हमारे ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये मिलते हैं। अब वो न्यूट्रिशन हमें क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हमें रोगों से लड़ने के लिए उपयोगी हैं, और कुछ वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ हमारी कोशिकाओं के या हमारे शरीर की हड्डियां वगैरह कभी भी कुछ टूट जाती तो उनको मरम्मत, रिपेयरिंग करने के लिए भी हमें आवश्यक होती हैं। ये बात समझ में आई। तो क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, जब कार्बनिक पोषण की बात करेंगे बेटा और अकार्बनिक पोषण की बात करेंगे तो कार्बनिक पोषण वह होंगे जिनमें कार्बन पाया जाएगा। कार्बनिक
और ए का मतलब होता है बेटा नहीं। ए का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं। इट में जिसमें कार्बनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक तत्व नहीं मिलते हैं तो वो क्या हो गए? अकार्बनिक। और जिसमें कार्बन होगा वो क्या हो जाएंगे बेटा? कार्बनिक पोषण। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरी बात सुनिए, अब हमें सर ये भी समझना होगा कि कौन से कार्बनिक पोषण होते हैं और कौन से अकार्बनिक पोषण होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कार्बनिक पोषण बेटा पहला होता है विटामिन। कौन सा होता है बेटा? विटामिन। बात समझ में आ गई? दूसरा, उसके बाद क्या होते हैं? प्रोटीन। कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए आप। प्रोटीन को पहले लिख लीजिए, विटामिन को। काम वही करेंगे जो जिसके बारे में मैं समझाऊंगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा? और एक है वसा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जिन पॉइंटों को मैंने लिखा है उन सब में कार्बन पाया जाता है। ये बात समझ में आई? यानी कि विटामिन में भी कार्बन पाया जाता है, प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन पाया जाता है और वसा में भी कार्बन पाया जाता है। इट मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि ये जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो कार्बनिक पोषण हैं। और अब हम आ जाएं अपने अकार्बनिक की तरफ। किधर आ जाएं? अकार्बनिक की तरफ। अब देखिए, अकार्बनिक में आते हैं लवण, खनिज। खनिज मतलब जो आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे आप कैल्शियम लेते हैं, आप फास्फोरस लेते हैं, आप वो क्या नाम है, फाइबर लेते हैं। तो कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आप बॉडी में लेते हैं, वो फूड के साथ ही लेते हैं। वो अपना अपना रोल आता है। जैसे फाइबर एक है, आपको क्या करता है? वो आपके पाचन तंत्र को बहुत सुदृढ़ बनाता है, अच्छा बनाता है। कैल्शियम क्या करता है? वो आपके बॉडी को में हड्डियों का निर्माण करने का काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे। फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसका मतलब हमें मिनरल्स भी बहुत उपयोगी हैं। वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में बहुत उपयोग अपने रोल अदा करते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दूसरी बात सुनिए, अब खनिज पदार्थ की भी हमें, यानी कि हमारे फूड में खनिज पदार्थ भी होते हैं। ये बात समझ में आ गया? दूसरा, जल। भाई एक बात बताइए, वाटर की तो उपलब्धता है या नहीं है? तो आपके मतलब आपके अकार्बनिक पोषणों में जल भी आता है। बताइए, जल में, जल का तो आपको फॉर्मूला पता होगा, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही चीज होते हैं। इसमें कहीं कार्बन की तुलना करी जा रही है? नहीं। तो इन सब मिनरल्स में भी कहीं कार्बन नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि जल और खनिज पदार्थ ये दोनों क्या होते हैं बेटा? अकार्बनिक पोषण में आते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो बात समझ में आ रही है? ये पूरा आपके बात समझ में आई या नहीं आई डायग्राम? अब कहानी सुनो कि जैसे मैं कह देता हूं बेटा कि ये है आपका, ये विटामिन है। ये क्या बेटा? विटामिन। अब हमें समझना है कि इन न्यूट्रिशन जो हम, मान लीजिए हम दाल ले रहे हैं, हम डेली दाल खा रहे हैं। मान लीजिए डेली नहीं, कभी कभी हम बीच बीच में खा लेते हैं। और दाल हम जब खाते हैं तो दाल में हमें क्या मिला बेटा? प्रोटीन मिला। क्या मिला बेटा? प्रोटीन मिला। बात समझ में? हम रोटी खाते हैं, रोटी में हमें क्या मिला बेटा? कार्बोहाइड्रेट मिला। क्या मिला बेटा? कार्बोहाइड्रेट मिला। अब हम बच्चों को जब पढ़ाते समय में बताएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, बेटा आपकी मम्मी जो खाना बनाती हैं और जो आपको घर में टिफिन, जो आपके स्कूल में टिफिन देती हैं, उसमें परांठा, बहुत सारे बच्चे परांठा लेके आते हैं। परांठे जानते हो? परांठा लेके आता है। तो परांठे में जो आपको तेल लगाते हैं ना बेटा, तेल, ऑयली जो चीज लगाते हैं, तो बेटा जो ऑयली आप परांठा खा रहे हैं,
जिस गेहूं के आटे की रोटी बना के खा रहे, परांठा बना के खा रहे हैं, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो परांठा आपका जो तेल लगा हुआ है उसमें बेटा आपको वसा मिल रही है। उसमें क्या मिल रही है? वसा मिल रही है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस छोटी छोटी बातों को आपको बच्चों को पढ़ाते समय में ध्यान रखना है, और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सीटेट के, यूपी टेट के और सुपर टेट में भी इसी तरीके से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात सुनिए, अब ये बात समझ में आई, पढ़ाते समय में समझ में आ रहा नहीं? दूसरी बात, विटामिन का काम क्या है कि बेटा विटामिन का काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, मतलब रोगों से बचाव। ये केवल देखिए, ये एनर्जी देने का काम नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझना है। 4 विकल्प दे देगा और ये चारों ही विकल्प अगर आपको दे दे तो कह दे निम्न में से कौन ऊर्जा देने का काम नहीं करता है भोजन में, तो विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन केवल रोगों से बचाव करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, मतलब रोगों से बचाने का काम कौन कर रहा है बेटा? ये रहा। यानी इट मींस हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है? विटामिन करता है, रोगों से लड़ने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ध्यान रखना, रोगों से बचाव का। अब देखिए, आप पढ़ते हैं विटामिन बी की कमी से ये वेरी रोग, विटामिन ए की कमी से, यानी कि एफिशिएंसी से ही हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन की एफिशिएंसी हो जाए, यानी कि उसकी कमी हो जाए, तो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी बात सुनिए, रोगों से बचाव के लिए हमें क्या चाहिए? उस भोजन में हमें विटामिन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन आपकी कोशिकाओं को मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, मतलब इट मीन्स प्रिपेयरिंग ऑफ सेल। जो हमारी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं, उनको दोबारा निर्माण करने में हमें किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है? भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता है। बेटा किसकी है? प्रोटीन की आवश्यकता है। बोलो बात समझ में आई है? दूसरी, अब प्रोटीन का और भी योगदान है। दूसरा काम क्या है प्रोटीन का? कि प्रोटीन का काम है बेटा एंजाइम निर्माण का। किसका है बेटा? एंजाइम निर्माण का। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हमें शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत क्यों करते हैं? सर अगर हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका ही है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या हुई बेटा? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बना शरीर में? उत्तक, यानी कि सेल से मिलके, सेल कई सारे सेलों को मिला के क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू के बाद क्या होता है? एक ऑर्गन बनता है, अंग होता है। अब उस अंग को मिलाकर क्या बनते हैं बेटा? एक अंग तंत्र होता है। जैसे हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। तो आप ये जो तंत्र पढ़ रहे हो तो कई सारे ऑर्गन मिलकर वो सिस्टम को काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद क्या बनता है बेटा? अंग तंत्र। तो अंग तंत्र के बाद हमारे किसका निर्माण होता है बेटा? शरीर का निर्माण होता है। तो ये मानव के कोशिकाओं की, शायद मुझे लगता है सीध नहीं दिख रहा होगा तो सुनेंगे आप, कोशिकाएं सबसे पहले बनी है कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनी? उत्तक। उत्तक के बाद क्या बने? अंग। अंग के बाद क्या बने? अंग तंत्र। अंग तंत्र, कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बना दिए भैया? एक शरीर का स्ट्रक्चर। ये मानव की संरचना है। मानव इसी तरीके से बना हुआ है। तो इसलिए इस वाले की जरूरत के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन की आवश्यकता है। बोलो समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें बता, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर हो गया पॉइंट? अब सर एंजाइम की हमें आवश्यकता क्यों है? हमारे शरीर में एंजाइम क्या रोल अदा करते हैं? तो बेटा हम जो भोजन ले रहे हैं उस भोजन का पाचन एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं बेटा? एंजाइम करते हैं। अब उस एंजाइम
कई, जैसे कि आपको आ जाए कि टाइलिन नामक का एंजाइम मुख में पाया जाता है। अब वो टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन के लिए हमारे मुख में सबसे पहले पाचन क्रिया की सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। तो उस बात को मैं आपको डाइजेशन सिस्टम में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए एंजाइम किसका पाचन करते हैं, फूड का। लेकिन ध्यान रखने एंजाइम इसका पाचन नहीं करते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होती है विटामिन की। बात समझ में आ रही है नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एंजाइम हमारे भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर, प्रोटीन हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि भी करते हैं और विकास में भी योगदान देते हैं। शारीरिक क्षमता में वृद्धि करते हैं और विकास करने का भी काम करते हैं। ये बात समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमें प्रोटीन के शरीर में आवश्यकता इसलिए होती है कि वो कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, एंजाइम के निर्माण की आवश्यकता करते हैं, और तीसरा हमारे कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये हमारे शारीरिक क्षमता में वृद्धि। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर जो जिम करने जाता है लड़का, उसको जो बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, बॉडी जो उसको स्टैमिना बनाते हैं, बॉडी हम तो नहीं बनाते, हमारी तो बॉडी भी खत्म है, हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मेरे तो शरीर से ही लग रहा होगा कि मुझे प्रोटीन की थोड़ी कमी लग रही होगी। अब ध्यान रखिएगा, तो शारीरिक क्षमता की वृद्धि, जो आप जिम वगैरह में जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारी जो मसल्स होती हैं जो एकदम ताकत टाइट हो जाती हैं, जिससे हम किसी भी 50 किलो वजन के 50 किलो गेहूं के कट्टे को उठाने के लिए अगर मुझे किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ना हमें विटामिन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना वसा। ये बात ध्यान रखेंगे। हमें शारीरिक क्षमता को अगर बढ़ानी होगी तो हमें प्रोटीन खाना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए बच्चे की शारीरिक क्षमता और वृद्धि विकास के लिए हॉर्लिक्स पिलाया जाता है। हॉर्लिक्स में क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटीन पिलाया जाता है। बच्चे को समझाइए कि बेटा तेरी मम्मी तेरे पापा तुझे हॉर्लिक्स पिलाते हैं, वो इसलिए पिलाते कि तेरे शरीर और तेरी शरीर की वृद्धि का विकास हो सके, तेरे शरीर में क्षमता बढ़ सके। तो इस बात को ध्यान रखना है। आपको पढ़ाते समय में बच्चे को उसके जीवन से जो खाना खाता है उसको अगर इंटरेक्शन कराएंगे तो वो जल्दी समझेगा आपकी बातों को। दूसरी बात बेटा, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, ऊर्जा। देखिए एक बात बहुत इंटरेस्टिंग, वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है। वसा भी क्या करता है बेटा, ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात कर लें स्थायी ऊर्जा की बात कर लें, परमानेंट एनर्जी की बात कर लें, तो वो कौन देगा, वो देगा वसा। कौन देगा बेटा, वसा। और अगर हमें रिसेंटली एनर्जी चाहिए तो रिसेंटली एनर्जी यानी कि तत्कालिक में ऊर्जा चाहिए। जैसे कि मैं धूप से आया, बट अब बच्चों को समझाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि बेटा जब तुम कभी स्कूल से धूप से आते हो तो मम्मी कहते हैं बेटा तुम पानी मत पीना अभी थोड़ी देर, ठीक है। या धूप से आ जाते हो तो आपको कहते हैं ग्लूकोन डी या नींबू रस या ऐसे कुछ चीनी का शुगर के साथ मिलाया हुआ कोई चीज़ दे देते हैं कि बेटा आओ मीठा लो पानी पी लो। तो मीठा इसलिए खाते हैं कि मीठे में क्या पाया जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और वो मीठे में वो कार्बोहाइड्रेट क्या दे रहा है बेटा, ऊर्जा। तो मीठा खा के जब हम पानी पीते हैं तो थोड़ा हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा मिल जाती है, तुरंत मिलती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाना खाए तो हम काम नहीं चला सकते। इस बात को ध्यान रखें। तो बच्चे को थोड़ा कनेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसमें 1 ग्राम में 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोनों में अंतर है। ऊर्जा तो सबसे ज्यादा किस में मिलती है, वसा में, लेकिन तत्कालिक ऊर्जा किस में मिलती है, इसमें मिलती है। बात समझ में आए, तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जल्दी ऊर्जा में कन्वर्ट, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है। ये ध्यान रखें, ये जल्दी होता है, ये कम देर में होता है। तो जब देर में होगा तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, पहले हमें किसकी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट, हमें वसा भी लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक पॉइंट थे जिसको आपको समझाने थे। ये बात आपके बिल्कुल जहन में समझ में आई होगी। देखिए खनिज पदार्थ मैंने आपको बता ही दिया। खनिज पदार्थ कैल्शियम हो गया, आपके फाइबर हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खनिज पदार्थ केवल हमारे अलग अलग शरीर में, जैसे कैल्शियम क्या कर रहा है भैया, वो हमारे शरीर के हड्डियों को निर्माण करने में योगदान देता है।
फास्फोरस क्या करता है, वो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में योगदान देता है। जैसे दांतों में दांत जो मजबूत हो, जबड़े जो मजबूत हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, जबड़ा है, और वो उसमें किससे, कैल्शियम और फास्फोरस है, और वो मजबूत किस वजह से, फास्फोरस की वजह से। और उसके बाद हमें आया फाइबर की बात कर लें। फाइबर क्या करता है भैया, बताइए जल्दी से। फाइबर करता है आपके डाइजेशन पाचन तंत्र में बहुत ही योगदान देता है। अब आ जाता है आयरन। आयरन भी मिनरल्स है, खनिज पदार्थ क्या करते हैं, लोहा। आयरन क्या करता है, सेब में आयरन पाया जाता है, समझ में आया। वो आपके रक्त के हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत योगदान देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये आपका पूरा एक ईवीएस का फूड का एक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने आपको समझाया है। अब हमें पर्टिकुलर ये समझना है कि कौन सी विटामिन कैसी हैं, कौन सी प्रोटीन कैसी हैं, कौन सी कार्बोहाइड्रेट कैसी है, कौन सी कैसी। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक तो आपको इंतज़ार करना होगा। इसको ये बात ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मैं एक बार आपसे बोल दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस क्लास को ध्यान से देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से CTET के पेपर को दीजिए। ठीक है, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थियों से कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैसेज भेजें। धन्यवाद।